हेलो एवरीवन, वेलकम टू CBC एकेडमी। तो गाइज़ आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो दोस्तों आज जैसे आपका टॉपिक देख ही रहा होगा, आपको लिखा आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो फर्स्ट क्लास है हमारी इंट्रोडक्शन की। क्लास लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। अगर आप किस किस चीज़ में आपको मैं क्या कराने वाला हूँ, तो देखो आपने यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, कई चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आपको सभी के सभी जो है वो PQRS पढ़ा देते हैं, है ना। GS का मजाक सा बना रखा है कि भैया कोई भी आता है कहीं से भी 10 क्वेश्चन उठा के लेके आया, 10 क्वेश्चन की सीरीज़ बना दी PQRS में और उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना, और वो टीचर बन गया। लेकिन मैं पहली बार आपको दिल से बता रहा हूँ कि इन 10 क्वेश्चनों से आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते। आपको किस चीज़ का अगर GS पढ़नी है तो सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी सेक्शन पढ़ना पड़ता है, तभी GS आपकी इम्प्रूव होगी। मतलब जब तक आप थ्योरी सेक्शन नहीं पढ़ोगे कंप्लीट उस टॉपिक के बारे में, तब तक GS आपकी कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो मेरा नाम शुभम चौधरी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 आवर्स की GS क्लास। कितने की? 100 आवर्स की मैं GS क्लास हैं मैं आपको कराने वाला हूँ, और 100 से ऊपर भी हो सकती हैं। मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट GS, है ना। GS GK जो भी आपका है ना। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले हम पॉलिटी को पढ़ेंगे। पॉलिटी के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा स्टैटिक GK, है ना। स्टैटिक के बाद जो है हम पढ़ेंगे फिर हिस्ट्री के बाद मैं स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी के बाद मैं स्टार्ट करूँगा इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स के बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका साइंस को, है ना। तो मैं इन 6 सेक्शन में आपको आपकी GS GK आपकी कवर कराने वाला हूँ, है ना। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी, फिर स्टैटिक, फिर हिस्ट्री, फिर आपकी क्या करेंगे हम, तो फिर करेंगे आपकी क्या, ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर आपकी साइंस। देखो वीडियो की क्वालिटी कम हो सकती है ना, लेकिन कंटेंट ऐसा होगा कि अगर आपने इसके नोट्स बना लिए, है ना, आपको नोट्स बनाते चलना है, और अगर आप YouTube का ही सहारा ले रहे हो तो आपको इससे बेहतरीन क्लास पूरे YouTube खंगालोगे तो भी नहीं मिलने की। ये मेरा आपसे चैलेंज है और सिलेक्शन देने वाली क्लास है। अब देखो ये क्लासेस आपको फ़ायदेमंद कहाँ पहुँचाएंगी। देखो अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको फ़ायदेमंद करेंगी। अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे UP पुलिस, UPSI, किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में काम आएगी। मतलब मैं आपको कंप्लीट GS करा रहा हूँ। उसके बाद आज को आपसे कहीं भी ना तो कोई पेड बैच खरीदने की ज़रूरत है ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको इन क्लासों को करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी चीज़ों को लेकर माता रानी का, सरस्वती का हम क्या करते हैं, नाम लेकर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें हम करेंगे, है ना। तो माता रानी सरस्वती की कृपा से हम स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, जो चीज़ें हमने पढ़ी। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे आज, भारतीय संविधान, है ना। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीज़ें हम जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान क्या है, ठीक है। लेक्चर है तो फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान की, ठीक। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो सबसे पहली चीज़, अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो आपका ये संविधान है, शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान, ये संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है ना, ये पॉलिटिक क्या बवाल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बवाल है, क्यों पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब देखो संविधान का अर्थ क्या होता है, तो संविधान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए बराबर कानून क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। कि भैया सभी को हम क्या देंगे, बराबर बराबर हिस्सों में कानून क्या देंगे, कानून प्रोवाइड कराएंगे हर किसी को, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए नियम कानून बराबर होंगे। उसी चीज़ को बोलते हैं संविधान,
और जीवन जीने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कानून। अगर कानून व्यवस्था ना होती तो हमारा जीवन जो है वो जंगली जीवन हो जाता, है ना। अब देखो संविधान की स्टार्टिंग कब हुई, तो देखो संविधान की स्टार्टिंग तब से मानी जाती है हमारी जब 1600 ईस्वी में कौन आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, है ना। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आई तब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, संविधान की स्टार्टिंग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो जो इंग्लैंड जो है भारत में रह रहे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाता था उसी से ही हमारी क्या हुई है, उसी से ही हमारा संविधान की स्टार्टिंग हुई है। अब देखो अब इंग्लैंड में तो जो आपके कानून बनते थे वो तो थे ही, लेकिन देखो जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे वो क्या करते थे, वो भारतीयों पर कुछ कानून बनाते थे, भारतीयों के लिए कुछ कानून आपका बनाते थे। इन कानूनों को दो नाम से जानते हैं हम, एक तो जानते हैं चार्टर एक्ट। किस नाम से जानते हैं? चार्टर एक्ट के नाम से। पेन से लेके बैठना है बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह, है ना। चार्टर एक्ट, और दूसरी चीज़ हम जानते थे अधिनियम। मतलब अंग्रेज जो है भारत में रहकर दो तरीकों के कानून बनाते थे, है ना। एक तो बोलते थे चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एक नाम और है स्टेट एक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट एक्ट, है ना, चार्टर एक्ट। और एक कहलाता था अधिनियम। अब समझेंगे चार्टर एक्ट क्या होता है। सबसे पहले देखो वह कानून जो आपका इंग्लैंड से बन के आया है, वह कानून जो इंग्लैंड से बन के आया और भारतीयों पर थोपा गया, वह कानून जो इंग्लैंड से बन के आया और भारतीयों पर थोपा गया, वो क्या कहलाता था? चार्टर एक्ट। मतलब एक ऐसा एक्ट जो कहाँ से बन के आया हो, इंग्लैंड से बना हो और भारतीयों पर थोपा गया हो, वो चार्टर एक्ट कहलाता है। अब ये कौन कौन से चार्टर एक्ट हैं? जैसे आप पढ़ोगे 1773 का चार्टर एक्ट, जैसे आप पढ़ोगे 1784 का चार्टर एक्ट, जैसे आप पढ़ोगे 1786 का चार्टर एक्ट, जैसे आप पढ़ोगे 1813 का चार्टर एक्ट। क्या क्या कानून बने वो चीज़ हम धीरे धीरे जानेंगे। जैसे आप जानोगे 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या होता है? वह कानून जो कहाँ बन के आया हो, इंग्लैंड में बन के आया हो और भारतीयों पर थोपा गया हो, क्या कहलाता है? चार्टर एक्ट कहलाता है। ठीक। उसके बाद अधिनियम क्या होता है? वह कानून जो भारत में ही बना हो, एक ऐसा कानून जो भारत में ही बना हो और भारतीयों पर ही थोपा गया हो, क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है अधिनियम। मतलब एक ऐसा कानून जो कहाँ बना हो? इंडिया में बना हो। कहाँ बना हो? इंडिया में बना हो और इंडिया के लोगों पर ही थोपा जाए। मतलब भारत में बना हो और भारतीयों पर ही थोपा जाए, क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। एक ऐसा कानून जो भारत में बना हो, भारतीयों पर ही थोपा जाए, क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। अब कौन कौन से अधिनियम हैं वो चीज़ें हम जानेंगे। ठीक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक, कि चार्टर एक्ट क्या है। देखो भाई, अब हम पढ़ते हैं अगला चार्टर एक्ट। ठीक, इस चार्टर एक्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। कौन कौन से चार्टर एक्ट थे उन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम चार्टर एक्ट। ठीक, चार्टर एक्ट। और सबसे पहले चार्टर एक्ट डालेंगे 1773 का चार्टर एक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस चार्टर एक्ट से पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, देखो भाई, बहुत से क्वेश्चन जो हैं इस चार्टर एक्ट से पूछे जाते हैं। अब देखो 1773 का चार्टर एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखो इस चार्टर एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं।
इस चार्टर एक्ट को किस नाम से जानते हैं? तो इस चार्टर एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि किस चार्टर एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे कि 1773 का जो चार्टर एक्ट है इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ? तो इस चार्टर एक्ट में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। मतलब किस चार्टर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? 1773 में। देखो भाई, अगर कोई आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो वो हुई है कोलकाता में 1773 के चार्टर एक्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काम कब करना स्टार्ट किया? अगर कोई आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट ने काम कब करना स्टार्ट किया, तो आप झट आंसर दोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जो काम करना स्टार्ट किया है वो 1774 में करना स्टार्ट किया है। कब करना स्टार्ट किया है? 1774 में। ठीक, मतलब जो ये चार्टर एक्ट है इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इस चार्टर एक्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब स्टार्ट किया? तो 1774 में। अब देखो, जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था, पहली बार अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट बनाया, ये जो सज़ा देने के लिए काम करता था, ये सिर्फ भारतीयों को सज़ा देने के लिए काम बनाया गया था। मतलब भारतीयों को सज़ा देने के लिए इस कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगर कोई आपसे पूछे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसको सज़ा देता था? तो इसका सीधा आंसर है कि भारतीयों को सज़ा देने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपकी हुई है। ठीक, मतलब ये अंग्रेज़ों को सज़ा नहीं देता था। जो बंगाल क्षेत्र में लोग रहते थे तो उनके लिए कोड बनाया गया था, और ये भारतीयों को ही सज़ा देता था, ना कि किसी अंग्रेज को सज़ा ये देता था। इतनी बातें ध्यान रखोगे। और इसका पहला जो न्यायाधीश था, उस न्यायाधीश का नाम भी याद रखना है, एलिजा एम्पे। ठीक, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ आपको याद रखना है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें क्या हुआ? इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट जो बना था ये किसको सज़ा देने के लिए बना था? ये भारतीयों को सज़ा देने के लिए बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश कौन बना था? तो एलिजा एम्पे जो था वो सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश बना था। इतनी बात आपको लिखनी है अपने नोट्स में, और याद भी होगी कि पहला चार्टर एक्ट कौन सा है? 1773 का चार्टर एक्ट है। इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था? पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और ये किसको सज़ा देने के लिए बना था? भारतीयों को। और इसका सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश कौन बना था? एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश भी आपका थे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो 1773 का हमने चार्टर एक्ट पढ़ लिया। अब उसके बाद हम दूसरा चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1784 का चार्टर एक्ट। 1784 का चार्टर एक्ट, 1784 का चार्टर एक्ट। अब देखो, 1784 के चार्टर एक्ट को किस नाम से जानते हैं? तो देखो,
1784 का जो चार्टर एक्ट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट, किस एक्ट्स को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो भैया पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं इसको, किस नाम से? पिट्स इंडिया एक्ट। तो किस चार्टर एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं? तो आप झट आंसर दोगे कि भैया 1784 का जो चार्टर एक्ट था उसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखो इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ। तो देखो अभी हमने देखा कि 1773 में क्या हुआ। 1773 में हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी उन लोगों ने। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो बनाता था किसको सज़ा देता था? भारतीयों को। तो जो कंपनी के कर्मचारी थे, है ना, उन्हें क्या था? टैक्स वसूलना होता था। तो वो क्या करते थे, अगर सपोज़ मानो किसी व्यक्ति पर टैक्स बैठा 5 रुपये, मान लेते हैं बस, है ना, तो वो दुगना वसूलते थे 10 रुपये। अगर व्यक्ति मना कर देता टैक्स देने के लिए तो उसे कहाँ डाल देते? जेल में। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज़ था, उस पर तो मुकदमा हो नहीं सकता। तो व्यक्तियों का खून चूसना स्टार्ट कर दिया गया था 1700 जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो मतलब हुआ क्या? 10 रुपये वसूलते थे, कंपनी को जाता कितना था? 5 रुपये। बाकी 5 रुपये कौन खा लेता था? जो कर्मचारी होते थे अंग्रेज। तो भैया कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वे लेके आए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मतलब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया? क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि लोगों को डराने के लिए वो क्या करते थे? जबरन ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, कुछ सरकार को दे देते थे, कुछ अपने पास रख लेते थे। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, जिसमें कंपनी के जो काम थे उनको 2 भागों में बांटा गया। उनको 2 भागों में बांटा गया, जिसे द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अभी के भी सीजीएल के पेपर में आया, एसएससी सीजीएल के पेपर में, कि भैया द्वैध शासन किसे कहा जाता है। तो कंपनी का द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ? तो झट आपको याद रखनी है कि जो कंपनी है इसका जो द्वैध शासन है वो स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था जी कंपनी का द्वैध शासन? तो कंपनी का द्वैध शासन स्टार्ट हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। कब स्टार्ट हुआ? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। मतलब कंपनी के काम को 2 भागों में बांट दिया गया, है ना। किस एक्ट में बांट दिया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब देखो समझने की कोशिश करो, ये 2 भाग क्या थे, है ना। 2 भाग क्या थे? पहला भाग था निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल क्या था? निर्देशक मंडल था डायरेक्टर। निर्देशक मंडल क्या था? डायरेक्टर। अब ये निर्देशक मंडल क्या था? ये क्या था? ये लोग जो निर्देशक मंडल में आते थे भारत में ही रहते थे, है ना। भारत में रहते थे और किस चीज़ को संभालते थे? व्यापार को। ये क्या था? पहला भाग था कंपनी का। एक भाग को बांटा गया निर्देशक मंडल, जो भारत में ही रहेंगे और किस पर ध्यान देंगे? व्यापार पे देंगे, ठीक है। दूसरा भाग कौन सा था? दूसरा भाग था नियंत्रक मंडल। कौन सा था जी? नियंत्रक मंडल। ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट नेक्स्ट में आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी। नियंत्रक मंडल मतलब कंट्रोलर, नियंत्रण करना, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कौन होते थे? तो कंट्रोलर कौन था? ये इंग्लैंड में रहते थे और सेना को संभालते थे। ये इंग्लैंड में रहते थे और सेना को संभालते थे। देखो इस चार्टर एक्ट में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि देखो 1784 का चार्टर एक्ट जो है इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है।
किस नाम से? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्ट हो चुके थे। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कंपनी के काम को 2 भागों में बांटा गया। इसलिए कंपनी ने क्या स्टार्ट कर दिया, द्वैध शासन व्यवस्था शुरू कर दी। और इस द्वैध शासन व्यवस्था को, ठीक है, पहला भाग था निर्देशक मंडल, जो सिर्फ निर्देश देते थे, डायरेक्टर ये भारत में ही रहते थे और किस पर ध्यान देते थे, व्यापार पर। फिर नियंत्रक मंडल, ये क्या करते थे, ये इंग्लैंड में रहते थे और किस पर ध्यान देते थे, सेना पर। ठीक है, अभी सिर्फ हमने इतनी बातें जानी हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हमने कितनी बातें जानी हैं, तो हमने 2 चार्टर एक्ट पढ़े। पहला चार्टर एक्ट पढ़ा अभी हमने 1773 का चार्टर एक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई कोलकाता में, और उसमें एक न्यायाधीश था एलिजा एप्पे और 3 मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। दूसरा चार्टर एक्ट पढ़ा हमने 1784 का चार्टर एक्ट, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, और कंपनी के द्वैध शासन की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट में की गई, 1784 के चार्टर एक्ट में की गई है। बस इतनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, अब देखो 1800 चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट पे क्या था, देखो अंग्रेजों ने पहली बार सोचा, कुछ अच्छा काम सोचा। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भारतीयों के लिए खर्च करें। तो पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं, भारतीय जो शिक्षा है उस पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। तो एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट में आया? तो भैया किस चार्टर एक्ट में आया? तो ये आया 1813 के चार्टर एक्ट में। तो किस चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान किया गया, वो किस में किया गया? तो वो किया गया आपका 1813 के चार्टर एक्ट में। अब देखो 1813 तक क्या हुआ, जो कंपनी थी, कंपनी कौन सी? कंपनी होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1600 ईस्वी को। और अब कौन सा साल चल रहा है? 1813। भारत में जितने भी काम होते थे वहाँ एक ही कंपनी थी, एक ही क्या थी आपकी? एक कंपनी थी, और जिसका नाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अगर चाय का व्यापार हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम टेंडर आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करना हो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी भारत से बाहर। किसी से कुछ सामान मंगाना हो, आयात करना हो किसी भी चीज़ का, खिलौने का, आलू का, प्याज का, कुछ भी करना हो, तो एक ही कंपनी का नाम आता था, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर देखो एक कहीं ऐसा व्यापार हो जहाँ एक ही कंपनी हो, तो उसे बोला जाता है एकाधिकार। क्या बोला जाता है? एकाधिकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं? मोनोपोली। अब देखो क्या बोला जाता है? मोनोपोली। अब हुआ ये कि मोनोपोली थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब उनका ही शासन चलता था। तो जो इंग्लैंड वाले लोग थे, अंग्रेज जो थे, इंग्लैंड की जो सरकार थी, इन्होंने क्या सोचा कि हम इस एकाधिकार को, मोनोपोली को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। इस एकाधिकार को क्या करेंगे जी? हम ख़त्म करेंगे, मतलब एकाधिकार आज से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, 1813 में जो कंपनी थी, कंपनी का जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, हर जगह में एकाधिकार था, उसे क्या कर दिया गया? उसे ख़त्म कर दिया गया। उसे ख़त्म कर दिया गया। कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में, कि कंपनी का जो एकाधिकार है उसको ख़त्म कर दो।
अब हुआ क्या, कंपनी वाले परेशान हो गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वे सीधे कहाँ पहुँचे, वो सीधे पहुँचे आपके कहाँ, महारानी के पास, कि देखो हम आपके यहाँ 1600 ईस्वी में आए, है ना, और 1600 ईस्वी से हम यहाँ कब तक रह रहे हैं, तो भैया हमें रहते रहते 1800 मतलब 213 साल हो गए। कितने साल हो गए, 213 साल हो गए हमारे रहते रहते। 1600 में 1813 चल रहा है। अभी तक हमने आपको टैक्स दिया, क्या दिया जी, टैक्स वगैरह देते रहे, प्रॉपर तरीके से हमने टैक्स दिया है, लेकिन आप एकदम से हमें क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, तो ये बात तो गलत है। तो इंग्लैंड सरकार ने क्या करा, उनके सामने एक व्यापार रख दिया कि देखो बाकी जगह तो और भी कंपनी आ सकती हैं, लेकिन जो चाय का व्यापार होगा वो भारत के साथ साथ चीन, भारत के साथ साथ चीन, मतलब भारत और चीन में तुम्हारा ही एकाधिकार होगा। मतलब इन्होंने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया तथा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, लेकिन कंपनी को भारत तथा चीन के साथ चाय का एकाधिकार बनाने रखा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में तुम्हें क्या क्या याद रखना है, पहला याद रखना है कि भारतीय शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करे जाएंगे, 1 लाख रुपए। कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चाय के व्यापार को भारत और चीन के साथ एकाधिकार आपका रहा है, इसीलिए इस चार्टर एक्ट को बोलते हैं आपका 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, अब देखो उसके बाद आपका अगला चार्टर एक्ट आता है, तो नेक्स्ट चार्टर एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, अभी हमने देखा कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी को क्या करा गया था, तो कंपनी को सिर्फ चीन और भारत के साथ चाय का व्यापार रखा गया, लेकिन यहाँ कंप्लीट रूप से मना कर दिया गया भैया कि और भी कंपनी आ सकती हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है वो कब समाप्त हुआ, तो 1813 का चार्टर एक्ट था, वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार का क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आता है एक चार्टर एक्ट याद रखना है 1853 का। कौन सा चार्टर एक्ट याद रखना है, 1853 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में क्या याद रखना है आपको, तो याद रखना है कि ये लास्ट चार्टर एक्ट था। तो लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था, तो भैया 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो आपका लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक, अब देखो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी, एक बार मैं आपको याद करा दूं कि देखो सबसे पहले हमने पढ़ा अभी 1773 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा 1784 का चार्टर एक्ट। हमने देखा इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, और कंपनी के द्वैध शासन स्टार्ट हुए। फिर हमने पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, इसमें भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। फिर हमने पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी का एकाधिकार कंप्लीट रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर हमने पढ़ा 1853 का चार्टर एक्ट, और लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था, 1853 का चार्टर एक्ट ही अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक, अब देखो होता क्या है, अब भैया होगा ये, अब एक भारत में क्रांति होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ऐसी हुई कि जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही ख़त्म कर दिया गया, सीधा शासन किसके पास चला गया, तो ये सीधा चला गया आपका ब्रिटिश क्राउन के पास। मतलब अब इंग्लैंड वाले ही हम पर कानून बनाएंगे, और उन्होंने वायसराय की नियुक्ति कर दी। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जितने भी भारत में कानून आए उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें नाम से जानते हैं अधिनियम के नाम से। किस नाम से, अधिनियम के नाम से जानते हैं। और अब इन्हीं अधिनियमों को हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक, चलो भैया इन अधिनियम को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम अधिनियम पढ़ते हैं आपका, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। तो बेटा सबसे पहला अधिनियम कौन सा है? तो सबसे पहला अधिनियम हम पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम। सबसे पहले कौन सा अधिनियम पढ़ने वाले हैं, कौन सा कानून पढ़ने वाले हैं? तो 1861 का अधिनियम। अब देखो इस अधिनियम के तहत, इस नियम के तहत इसमें क्या कानून लाया गया? भारत में सबसे पहले आईपीसी की शुरुआत की गई। आईपीसी क्या होती है? आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी की शुरुआत किस में की गई? 1861 के अधिनियम में पहली बार आईपीसी की शुरुआत की गई है ना। मतलब आईपीसी धाराएं क्यों बनाई गई? तो 1861 के अधिनियम में पहली बार आईपीसी धाराओं को जोड़ा गया। और जो वायसराय होता है उसे एक कानून बनाने की शुरुआत की गई अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश बोलते हैं टेम्परेरी कानून। मतलब कुछ आपको टेम्परेरी कानून बनाना होता है उसे अध्यादेश बोलते हैं। यह वर्तमान में राष्ट्रपति के पास होता है। यह वर्तमान में किसके पास होता है? अध्यादेश। राष्ट्रपति इसे लागू कर सकता है। अब देखो इसमें क्या था, 1861 में पहली बार बजट की प्रस्तुत करने की बात की कि भैया कि बजट पेश हुआ करेगा। ठीक है, क्या होगा? बजट पेश होगा। तो 1861 में क्या हुआ? 1861 के अधिनियम में भारतीय संविधान में आईपीसी धाराएं जोड़ी गई। ठीक, उसके बाद अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया तथा बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। फिर होता क्या है? फिर अगला अधिनियम आता है 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम। अब जो 1892 का अधिनियम था इसमें ऐसा क्या हुआ? तो देखो 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया बच्चा? बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बहुत अच्छा कंटेंट है। ऐसा कंटेंट पेड बैचों में मिलता है, ना कि फ्री वालों में। लेकिन आपको पेड में वाला ही पढ़ा के चल रहा हूँ कि आज के बाद 2024, 2025, 26, 27 तक जो भी आप एग्ज़ाम दो आपको ये सब कुछ इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो 1892 का जो अधिनियम है इसे क्या था? इस पर बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। जो बजट हम पेश करते हैं उस पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक, उसके बाद अगला अधिनियम आता है 1909 का अधिनियम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। 1909 का अधिनियम। ठीक, 1909 का अधिनियम। कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा बढ़िया चमकेगा। अब देखो 1909 के अधिनियम को देखो। 1909 का जो अधिनियम है इसे दो नामों से जानते हैं। एक तो 1909 का अधिनियम के नाम से जानते हैं, एक इसे जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगर कोई आपसे पूछे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसे कहते हैं तो आप झट बताओगे कि 1909 का जो अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है 1909 के अधिनियम से। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत जो मुस्लिम है ना, जो मुस्लिम हैं उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग इलेक्शन कमीशन क्षेत्र जो है वो देने की बात की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की बात की गई? तो आप झट आंसर दोगे कि जो 1909 का अधिनियम है इसके तहत। ठीक, उसके बाद अगला आता है 1919 का अधिनियम। ठीक है, कौन सा आता है? 1919 का अधिनियम। कौन सा आता है बेटा? 1919 का अधिनियम। ठीक, तो 1919 का अधिनियम क्या है? ठीक,
पहले इसके बारे में जानेंगे कि जो 1919 का अधिनियम है इसे क्या है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चा, ठीक है। देखो 1919 का अधिनियम क्या है। देखो पहला वही आता है कि इसे एक नाम से वो जानते हैं। अगर कोई आपसे बोले, ठीक है, कि अगर कोई आपसे कहे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। किसको? 1919 के अधिनियम को, ठीक है। पहली बार अगर किसी महिला को, वुमेन को वोट गिनने का जो अधिकार था, महिलाओं को वोट गिनने का जो अधिकार है वो 1919 के अधिनियम के तहत ही मिला है। मतलब किस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट गिनने का अधिकार मिला? तो 1919 के अधिनियम के तहत। तथा राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था। अगर कोई आपसे पूछे कि राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था जो है, दो तरीके के शासन जो हैं वो किसने कहाँ लागू किए गए? तो 1919 के अधिनियम के तहत। क्या 1861 के अधिनियम में हमने पढ़ा कि इसमें आईपीसी धाराएं आई, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, बजट पेश करने का अधिकार मिला। फिर हमने पढ़ा 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में हमने देखा कि इसमें हमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। फिर हमने पढ़ा 1909 का अधिनियम। तो 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किस में की गई थी? 1909 में। फिर हमने पढ़ा बच्चे 1919 का अधिनियम, इसे क्या नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तथा महिलाओं को वोट गिनने का अधिकार किस में मिला? 1919 के अधिनियम में। तथा राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था किस में लागू की गई? तो भैया 1919 के अधिनियम में। इतनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है। थोड़ा सा कर देता हूँ और फिर अंतिम अधिनियम पढ़ेंगे हम, और सबसे मोस्ट अधिनियम है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो भैया, सबसे अंतिम अधिनियम कौन सा आता है? तो सबसे अंतिम अधिनियम का नाम है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ठीक। 1935 के अधिनियम में क्या होता है? देखो, इससे सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, द्वैध मतलब दो तरीके के शासन होंगे। द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आई? तो भैया इसी अधिनियम के तहत आई, ठीक। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आया? 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? एक आपको याद होगा, एक भारत का एक हिस्सा था बर्मा, ठीक है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से, म्यांमार के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से। अब देखो हुआ क्या, जो आपका बर्मा था जिसे म्यांमार के नाम से जानते थे, म्यांमार है जो जहाँ, पहले इसका पुराना नाम था बर्मा। बर्मा जो था या म्यांमार जो था वो भारत का पहले हिस्सा था। मतलब इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो था भारत का पहले हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या, 1935 के अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने बर्मा को अलग करके अलग देश बना दिया। मतलब किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने अलग करके बर्मा को अलग देश बनाया? तो 1935 के अधिनियम के तहत। लेकिन बर्मा भारत से अलग कब हुआ? तो याद रखना, बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में।
देखो अलग देश कब बना, 1935 में। लेकिन अलग देश आप देखो अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1935 के शासन अधिनियम के तहत। लेकिन अलग देश किससे बना, तो अलग देश बना था आपका 1937 में। कब बना था, 1937 में। ये बात याद रखनी है आपको कि 1935 में अलग हुआ और 1937 में अलग देश आपका बन गया। इतनी बातें आप याद रख लोगे तो आज हमने अभी तक चार्टर एक्ट पढ़े और अधिनियम पढ़े। क्या क्या पढ़ा, एक बार उनका मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं यहीं पर ही। देखो बेटे, हमने सबसे पहले चार्टर एक्ट पढ़े। मैंने बताया आपको कि चार्टर एक्ट क्या होते थे, चार्टर एक्ट क्या है। तो मैंने बताया बच्चों कि जो चार्टर एक्ट हैं वो कानून थे जो भारत में ही इंग्लैंड से बन के आए और भारतीयों पर थोपे गए, उन्हें बोलते थे चार्टर एक्ट। सबसे पहले हमने चार्टर एक्ट पढ़ा 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, तो हमने देखा कि 1773 का जो चार्टर एक्ट है इसमें क्या हुआ था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसमें एक न्यायाधीश बनाया गया और 3 उसके मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, एलिजा इम्पे। फिर हमने पढ़ा बच्चों 1784 का चार्टर एक्ट। इसमें हमने देखा कि कंपनी के काम को 2 भागों में बांट दिया गया, मतलब कंपनी के द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई 1784 के चार्टर एक्ट में। फिर हमने पढ़ा बच्चों 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें हमने देखा कि जो कंपनी का आपका एकाधिकार था, ठीक है, उसको समाप्त किया गया, लेकिन चाय का व्यापार भारत और चीन के साथ रखा गया। फिर अगला चार्टर एक्ट पढ़ा हमने 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें हमने क्या कहा कि कंपनी का एकाधिकार कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया गया। फिर हमने पढ़ा अंतिम चार्टर एक्ट, कौन सा पढ़ा, 1853 का चार्टर एक्ट। ये अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का। इतने चार्टर एक्ट हमने पढ़े, ठीक है। अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक। उसके बाद हम बच्चों हम कहाँ पहुँचे, उसके बाद हम पहुँचे अधिनियम पर। तो अधिनियम को क्या होते थे, अधिनियम ऐसे कानून होते थे जो भारत में बने और भारतीयों पर ही थोपे गए, उन्हें बोला जाता था अधिनियम। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा अधिनियम 1861 का अधिनियम, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि आईपीसी धाराएं 1861 के अधिनियम के तहत आई, ठीक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत आया, तथा बजट का प्रस्तुत करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत आया। फिर हमने पढ़ा 1892 का अधिनियम। इसमें क्या था, बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम के तहत हमें मिला है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस में लाई गई है, तो 1909 में। फिर हमने पढ़ा 1919 का अधिनियम। इसके तहत हमने पढ़ा कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, तथा राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत लाई गई, तथा महिलाओं को वोट गिनने का अधिकार किस में मिला, 1919 के अधिनियम में। फिर हमने पढ़ा 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम में हमने पढ़ा कि अंतिम अधिनियम था तथा बर्मा को अलग किया गया, किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत। लेकिन बर्मा अलग कब हुआ, 1937 में। एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, ठीक। तथा आपका केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस में लाई गई, 1935 के अधिनियम के तहत। अब देखो 2 चीज़ें याद रखी हैं। अगर कोई पूछे कि भैया कंपनी में द्वैध शासन व्यवस्था कब लाया गया, कंपनी में, तो कंपनी में द्वैध शासन व्यवस्था आई थी 1784 में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था कब आई, तो भैया राज्य में आई 1919 के अधिनियम के तहत। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भैया केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब आई, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अगर देखो क्लास अच्छी लग रही हो, है ना, क्लास बढ़िया लग रही होगी, भैया अपना कंटेंट जो है बहुत ज़बरदस्त है, तुम्हें
पेपर देने के बाद पता चलेगा कि कैसा कंटेंट है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भाई देखो चैनल को देखो, मैं पहली बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो जी, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। क्लास किस टाइम आएगी, तो रोज़ रात 8 बजे 8 PM पर ये क्लास जो है आपको मिल जाया करेगी। कोशिश मैं आगे से ऐसी करूँगा कि क्लास जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिले, है ना। क्लास जो है आपको किन किन लैंग्वेज में मिले, हिंदी में भी प्रोवाइड कराऊँ, इंग्लिश में भी। और अच्छा होगा कि नोट्स आप हाथों हाथ बना के चलते रहें और रिवीजन इसका करते रहें। एवरीडे क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जो भी आपको एग्ज़ाम देना है दो, उसको फोड़ो, आपके जीएस की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जीएस की टेंशन आज से वो मेरी टेंशन है, ना कि आपकी टेंशन है, ठीक है। क्लास आपने आज हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है, कि सभी के लिए कानून बराबर होना। अंग्रेज जो थे वो हम पर 2 तरीक़ों से कानून थोपते थे, चार्टर एक्ट और अधिनियम। मैंने सारे के सारे चार्टर एक्ट पढ़ाए, सारे के सारे अधिनियम पढ़ाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचानी है, ठीक है, क्योंकि सबको फ़ायदा पहुँचाओ, ठीक है, ये मेरा मोटिव है, ठीक। घर घर तक आज के बाद आपको PQRS से क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। PQRS से क्लास लेनी है तो पहले बेसिक पढ़ो, उसके बाद PQRS पे जाओ। बेस्ट कंटेंट है इन द यूट्यूब चैनल, कोई नहीं पढ़ाता इतना डिटेल में, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।